नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन की तीसरी बैठक में भी सीएम का चेहरा तय नहीं, तमाम जिलों में होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। खबर में आगे आपको बताएंगे कि मोदी ने हताशा में लिया जाति जनगणना पर यू टर्न, कांग्रेस का बयान। आगे जिक्र होगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले जाति जनगणना में कोई गड़बड़ी ना होने दे, पीडीए परिवार रहे सजग। आगे आपको बताएंगे कि यूपी के गेहूं धान खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार, उद्योगपतियों से बीजेपी की मिली भगत, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। और आगे जिक्र होगा कि ओवैसी का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाए ये मोदी सरकार तय करे। वक्फ बिल पर भी दे दिया बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन की तीसरी बैठक में भी सीएम का चेहरा तय नहीं, तमाम जिलों में होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन ने लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में तीसरी बार घटक दलों की बैठक हुई। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर कमेटी के गठन के बाद तेजस्वी की अध्यक्षता में दूसरी बैठक थी और इस बैठक में गठबंधन के सभी 6 घटक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। आज महागठबंधन के होने वाली बैठक में घटक दलों के सभी विधायक, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ सभी जिलाध्यक्षों, संगठन के महासचिव और मोर्चा संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया गया है। इसमें महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व मौजूद हैं। सदाकत आश्रम में हुई महागठबंधन की दूसरी बैठक में खुद तेजस्वी यादव ने जानकारी दी थी कि 4 मई को होने वाली बैठक में गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बुलाई गई थी, उसमें गठबंधन के सभी 6 घटक दलों के 2-2 सदस्यों के शामिल होने की बात कही गई थी और कुल 13 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी में हर पार्टी के 2-2 सदस्य और तेजस्वी यादव इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। यानी आरजेडी की तरफ से 3 और अन्य 5 घटक दलों कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीआईएम और वीआईपी के 2-2 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हुई थी। लेकिन 24 अप्रैल को हुई महागठबंधन की दूसरी बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी में 21 नेताओं को शामिल करने पर सहमति बनी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी ने हताशा में लिया जाति जनगणना पर यू टर्न, कांग्रेस का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जाति जनगणना का विरोध करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव में उन्हें इस मुद्दे पर अचानक और हताशा भरा यू टर्न लेने को मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने जारी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एकदम अचानक और हताशा भरे यू टर्न के पर्याप्त सबूत हैं। श्री रमेश ने कुछ सबूत गिनाते हुए कहा कि पिछले साल 28 अप्रैल को टीवी इंटरव्यू में श्री मोदी ने जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को अर्बन नक्सल करार दिया था। मोदी सरकार ने 20 जुलाई 2021 को संसद में कहा था कि सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य किसी जाति की गणना नहीं की जाएगी। देश की सर्वोच्च अदालत में 21 सितंबर 2021 को दाखिल हलफनामों में सरकार ने साफ कहा था कि जनगणना 2021 के दायरे से किसी भी अन्य जाति की जानकारी को बाहर रखना केंद्र का एक सचेत नीतिगत निर्णय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले जाति जनगणना में कोई गड़बड़ी ना होने दे, पीडीए परिवार रहे सजग। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए और पीडीए परिवार सजग रहे, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि सही आंकड़े जनता के सामने आए। उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। योगी सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में प्रदेश में हुए विकास कार्यों की देश दुनिया में सराहना हो रही है। सपा सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम, आधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस मुख्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क और विश्व स्तरीय गोमती रिवर फ्रंट और मेट्रो रेल, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी की गेहूं धान खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार, उद्योगपतियों से बीजेपी की मिली भगत, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि धान खरीद से पहले मूंगफली खरीद में भी बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है। किसानों को लाभ नहीं मिला और उनके लिए जो कीमत तय थी वो उन्हें नहीं मिली। बिचौलियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेईमानी की। गेहूं की खरीद में भी ये सरकार बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से मिली हुई है। उस खरीद में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। किसान अपना सामान खुले बाजार में बेचेगा तो उसे कीमत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगाई कि इससे ऊपर
कोई भी आढ़ती या उद्योगपति खरीद नहीं सकता है। गेहूं की कीमत किसान को ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन सरकार किसान को कीमत नहीं देना चाहती। किसान के ऊपर लगातार संकट पैदा हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी बोले पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाए ये मोदी सरकार तय करे। वक्फ बिल पर भी दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा पहुंचे AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बार बिहार की चुनावी फिजा बदलने वाली है। उनकी पार्टी के लिए चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। उन्होंने नए वक्फ कानून को मोदी सरकार से वापस लेने तक लड़ाई जारी रखने की बात कहते हुए कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है। ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के सवाल पर कहा कि हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के सभी फैसले के साथ हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी यही तय हुआ था कि पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान पर आतंकी हमला करता है। पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के आतंकी को भारत पूरी तरह मिटाने और ख़त्म करने का काम करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव। पटना में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला के कार्यक्रम से माजरा समझें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला सोमवार को एक दिन के दौरे पर पटना आ रहे हैं। पटना में वो स्थानीय प्रेस से चुनावी तैयारियों को लेकर बात करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस घर घर पहुंच बनाने के लिए 10 तारीख से करेंगे कार्यक्रम। 5 विधानसभा क्षेत्र में होगी दलित पंचायत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन और पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले को पार्टी अब घर घर पहुंचने की तैयारी में जुट गई है और महानगर और नगर ग्रामीण इकाइयों ने 10 से 17 मई के बीच कई कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। इसको लेकर दोनों इकाइयों की शनिवार को पार्टी कार्यालय तिलक हॉल में बैठकें हुई। ग्रामीण इकाई अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बताया कि पार्टी ने 40 दिवसीय आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। इसमें 11 से 17 मई के बीच विधानसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। जल्द ही बूथ से लेकर जिला कमेटियों का गठन होगा। पार्टी घर घर संपर्क अभियान भी चलाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 संभावित प्रत्याशियों का पैनल बनाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। आमजन के लिए हेल्थ और लीगल कैंप लगाए जाएंगे और यहां पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा, नरेश चंद्र त्रिपाठी, देवी प्रसाद निषाद, बाबू राम सोनकर, उषा रानी कोरी, प्रतिभा अटल समेत कई सारे मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पहली बार अलग से बनाया चुनाव प्रबंध विभाग। हर विधानसभा में बनाए चुनाव प्रबंधन अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसे लेकर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और अलग अलग व्यक्तियों को दायित्व दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के करीब 3.5 साल पहले कांग्रेस ने पहली बार चुनाव प्रबंधन विभाग का अलग से गठन किया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय काबले ने बताया कि इससे पहले चुनाव के समय चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाई जाती थी। पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है और इस विभाग का प्रभार पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। प्रियंका गांधी ने रास्ते में रुकवाया अपना काफिला। सड़क हादसे में घायल लोगों को भेजा अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड के 3 दिवसीय यात्रा पर शनिवार रात केरल पहुंची। इस दौरान कोझिकोड एयरपोर्ट से कालपेट्टा जाते समय उन्होंने एक सड़क दुर्घटना को देखते हुए अपना काफिला रुकवाया। उन्होंने घायलों की जांच करने और उन्हें प्राथमिक उपचार देने के लिए काफिले से एक डॉक्टर को बुलाया और उसके बाद उन्होंने अपने काफिले में मौजूद एम्बुलेंस टीम को निर्देश दिया कि वो घायल व्यक्तियों को नज़दीकी अस्पताल ले जाए। दुर्घटना तब हुई जब कोयलैंडी के मूल निवासी नौशाद और उनके परिवार की कार कोझिकोड जिले के एक पुज्जा में एक अन्य कार से टकरा गई। वीडियो में प्रियंका गांधी को घायलों से बात करते भी देखा जा सकता है और प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वायनाड दौरे पर पहुंची हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस पर बनी सहमति। चर्चा में बैठक में लगे बैनर की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में संयुक्त विपक्ष के महागठबंधन की एक बैठक पटना के आशियाना दीघा में शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं और बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, तीनों वाम दल के अलावा विकासशील पार्टी के जिलाध्यक्ष, महासचिव स्तर के अधिकारी भी बुलाए गए हैं। बैठक के लिए बने मंच के बैनर पर सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर है, जबकि अन्य दलों के चुनाव चिन्ह इसमें दर्शाए गए हैं। बैठक में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने सिख दंगों पर दिया बड़ा बयान। कहा, मैं लेता हूं जिम्मेदारी। 1980 के दशक में जो हुआ वो गलत था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अहम टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने यह बयान वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में आयोजित एक सत्र के दौरान एक सिख युवक द्वारा पूछे गए तीखे सवालों के जवाब में दिया। सिख युवक ने राहुल गांधी से
सीधा सवाल पूछा था। उसने कहा था कि जहां उन्होंने भाजपा राज में सिखों को कड़ा या पगड़ी पहनने से रोकने की आशंका जताई थी, वहीं कांग्रेस ने स्वयं 1984 में सिखों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया। युवक ने यह भी पूछा कि क्यों वे 1984 के दंगों में सज्जन कुमार जैसे नेताओं को बचाने में पार्टी की भूमिका की क्या वो जिम्मेदारी लेंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश के विजय रथ को रोकने के लिए पटना में बनेगा महाप्लान, 5 महारथी संघ रणनीति बनाएंगे तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर विजय रथ पर सवार होना चाहते हैं। वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के विजय रथ को रोकने की कोशिश में जुटा है और इसके लिए पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 महारथी यानी 5 दल कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों मिलकर रणनीति बनाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर पटना में रविवार को महागठबंधन की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित है और सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, रणनीति और तालमेल पर विस्तृत चर्चा हो रही है। दीघा आशियाना रोड स्थित दीघा रिजॉर्ट में इस बैठक में इंडियन अलायंस यानी महागठबंधन के सभी घटक दल के शीर्ष नेता शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हर एक किसान की पगड़ी उछली है। राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरनगर में आयोजित रैली में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ विरोध हुआ। इतना ही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला भी हुआ। इस दौरान धक्का मुक्की में टिकैत की पगड़ी गिर गई और वो जमीन पर गिरते गिरते बचे। वहीं राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी ने किसी एक किसान नेता के नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, यह हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है और कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। ये बेहद निंदनीय है। किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसी के साथ इस घटना के बाद राकेश टिकैत ने इसे पूर्व नियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि ये प्री प्लांटेड था, कुछ पार्टियां करवा रही हैं। अगर ये जनता का आक्रोश होता तो इस तरह कंट्रोल नहीं होता। ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन को यहीं से कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन ना आंदोलन कमज़ोर होगा ना हम कमज़ोर होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब ट्रैक्टर मार्च से दिया जाएगा। टिकैत ने ऐलान किया कि वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाकपा माले ने सरकार से कानून वापस लेने की कर दी मांग, आंदोलन की दे दी चेतावनी। गोपालगंज में वक्फ संशोधन बिल का विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गोपालगंज के मोहनिया चौक पर भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया और वापस लेने की चेतावनी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी ने सीमांचल से फूका चुनावी बिगुल, बोले मजलिस ही लड़ सकती है आपकी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज कॉलेज मैदान में शनिवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये कानून भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है और मुसलमानों के हितों की पूरी तरह अनदेखी करता है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस और राजद पर भी जमकर निशाना साधा। सभा में ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि ये इलाका अब तक उपेक्षित रहा है। उन्होंने सीमांचल को विकसित बनाने के लिए मजलिस पार्टी को समर्थन देने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि बाकी दल जब वोट मांगने आए तो उनकी दौलत जरूर लीजिए, लेकिन वोट पतंग छाप को दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेंगे और अभी किसी दल के साथ गठबंधन की कोई योजना नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि मुसलमानों की स्थिति सबसे ज़्यादा पिछड़ी होने के कारण ही रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में 6 जून को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम, राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका और खड़गे की भी उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 6 जून को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सम्मेलन आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी यहां आने की उम्मीद है। जातिगत जनगणना की घोषणा को कांग्रेस राहुल गांधी की जीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश में उनके लिए इस आभार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता के अनुसार सम्मेलन की तिथि आगे पीछे की जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी का आना तय है।
वहीं दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। 74 साल बाद होने जा रही जातिगत जनगणना के लिए बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मची है। केंद्र के इस फैसले को कांग्रेस अपने प्रमुख नेता राहुल गांधी की जीत के रूप में दर्शा रही है और इसके लिए प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस नेता मीडिया से रूबरू हुए और सरकार के इस निर्णय को राहुल गांधी के दबाव का परिणाम बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी के निशाने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि ऐसे समय में जब सरकार पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कह रही है, उस वक्त पीएम मोदी मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संजय राउत ने पहलगाम आतंकी हमले को सुरक्षा में चूक बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को सिखाएं सबक, दिखावे की कार्रवाई बंद करे मोदी सरकार, राशिद अल्वी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने पाकिस्तान से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर खुलकर राय रखी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। अल्वी ने कहा कि सरकार जो कदम उठा रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में बैन और मंत्री तरार के एक्स अकाउंट ब्लॉक होने पर प्रतिक्रिया देते हुए अल्वी ने कहा कि सरकार जो मुनासिब समझे करे, लेकिन देश के लोग चाहते हैं कि बदला लिया जाए। सुषमा स्वराज कहा करती थी कि अगर एक भारतीय मारा जाएगा तो हम बदले में 10 सिर लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी यही कहते थे। तो आज पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आज जो देश में माहौल है, जिस तरीके से पहलगाम में हमारे भाइयों को कत्लेआम हुआ है, उस माहौल में इस तरह के सवाल उठाना बिल्कुल अनुचित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर आज भी पीड़ा में है, समाधान तलाशने के बजाय राजनीतिक खेल जारी, कांग्रेस का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मणिपुर में जारी हिंसा के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर राज्य आज भी पीड़ा झेल रहा है, लेकिन कोई सार्थक समाधान तलाशने के बजाय राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईडी के 98% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ, सजा की दर केवल 0.7%। तृणमूल नेता साकेत गोखले का बयान। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए 98% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। गोखले ने कहा कि शेष 2% वो लोग हैं जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल हो गए हैं। गोखले ने ईडी निदेशक राहुल नवीन के बृहस्पतिवार के बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि 2014 के बाद मामले में वृद्धि नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुई, जो उसी वर्ष सत्ता में आए थे। ईडी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में नवीन ने कहा था कि धन शोधन रोधी कानून 2014 से पहले काफ़ी हद तक अप्रभावी था, लेकिन उसके बाद से प्रवर्तन गतिविधियों में वृद्धि हुई है। गोखले ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल केंद्रीय एजेंसी ईडी के प्रमुख ने माना कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद मामले दर्ज होने में उछाल आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में ईडी ने कुल 5297 मामले दर्ज किए हैं और इनमें से कितने मामलों को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया गया, केवल 47। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले मणिपुर में नहीं रुकी हिंसा, प्रधानमंत्री राजधर्म निभाने में नाकाम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में हिंसा की शुरुआत के 2 साल पूरे होने पर शनिवार को दावा किया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में आज भी हिंसक घटनाएं नहीं रुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधर्म निभाने में एक बार फिर विफल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मणिपुर के लोगों के प्रति इतनी उदासीनता और तिरस्कार क्यों, तथा राजनीतिक जवाबदेही कहाँ है। मणिपुर में 3 मई 2023 को हिंसा शुरू हुई थी और इस हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मणिपुर में 2 साल से हिंसा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के पैर वहां नहीं पड़े। हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई और अब भी जारी है। अभी 2 दिन पहले ही तमेंगलोंग जिले में हुई हिंसक झड़प में 25 लोग घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि 260 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 68,000 लोग विस्थापित हुए हैं। हज़ारों लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम एक हो जाएंगे तो बीजेपी शून्य पर आ जाएगी, झूठ की नहीं सीना ठोक करते हैं राजनीति। जहाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर में पहुंचे वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि अगर हम सब एक हो जाएं तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। सरकार बनाओ अधिकार पाओ में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि हम झूठ की नहीं बल्कि सीना ठोक कर करते हैं राजनीति और सदा करते रहेंगे। हम लोगों ने
हाल में पीएम नरेंद्र मोदी के रथ को पूरे बिहार में 2 युवाओं ने मिलकर धीमा करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संशोधन के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की केंद्र सरकार को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ कानून में किए गए संशोधन के विरोध में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। साक्षी में आयोजित जनसभा में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि केंद्र सरकार नए कानून के जरिए मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम सभी विरोध करते रहेंगे। जमशेदपुर के साक्षी आम बागान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित विशाल जनसभा हुई। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ ये विशाल जनसभा में भारी संख्या में मुस्लिम ने शिरकत की।